जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मुंबई शहर में उस वक्त जब खून खराबा हुआ करता था, अंडरवर्ल्ड पीक पर था, यानी अंडरवर्ल्ड 70 और 80 और 90 की दहाई में जिस तरीके से मुंबई की सड़कें जो है खून से लाल हो जाया करती थी, उस वक्त गैंगवार ज़्यादा था और गैंगवार के सबब जो है आम आदमी भी जो है मौत का शिकार हो रहे थे, अंडरवर्ल्ड की गोलियों का शिकार हो रहे थे। तो उस वक्त अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने में एक अहम नाम प्रदीप सावंत का भी सामने आता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप सावंत से हम बात करेंगे कि किस तरीके से मुंबई के हालात थे उस वक्त 70, 80 और 90 की दहाई में जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और कैसे हालात थे, मुश्किल तरीन हालात थे, पुलिस पर जो है काफ़ी जिम्मेदारियां थी, किस तरीके से आपने अंडरवर्ल्ड का खात्मा किया और कैसे पूरे मामलात रहे। नहीं, मैं मुंबई सिटी में मुंबई पुलिस में आया 1997 में। 92 के ब्लास्ट के बाद में मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। 97 में हुआ था ऐसे कि एक जो एनकाउंटर के ऊपर पिटीशन दाखिल हो गई और हाईकोर्ट ने पुलिस के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दी थी जी। इसलिए मुंबई पुलिस का जो एक्शन था उसके ऊपर लिमिटेशन आ गया था जी। और एक्सटॉर्शन इतने बढ़ गए थे कि आपने अगर मारुति एस्टीम भी ले ली तो भी कॉल आता था। आपकी बेटी की अगर शादी होती चौपाटी में जो जिमखाना है वहां पे अगर शादी आप करते तो भी कॉल आता था कि सेठ शादी में आप वो टाइम पे 10-15 लाख खर्चा कर रहे तो हमें भी 3-4 लाख चाहिए जी। और बड़े बिल्डर अगर और छोटे बिल्डर जो भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे तो भी उनको कॉल आता था कि आपने अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमको इतना पैसा चाहिए जी। किसी ने कौन से भी बिजनेस में ज्यादा पैसा कमा दिया तो उनको इंटरनली खबर पहुंच जाती थी गैंगस्टर के पास जी। गैंगस्टर बैठे थे इंडिया के बाहर जी। कुछ गैंगस्टर बैठे थे इंडिया के अंदर। 4-5 गैंग यहाँ पे बहुत ही एक्टिव थी और कॉल ही आ ही जाता था जी। उसके बावजूद हुआ कि 97 में गुलशन कुमार, नटवरलाल देसाई, वल्लभ ठक्कर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म टाइकून के मारे गए गैंगस्टर के गोलियों से, एक्सटॉर्शन की वजह से। तो इतना उनकी खौफ था यहाँ पे, उनकी थ्रेट थी यहाँ पे कि नॉर्मल लाइफ भी आदमी चला नहीं सकता था। और 98 तो साल इतना बेकार गया मुंबई वासियों के लिए कि साल में 100 शूटआउट हो गए, 100 लोग मारे गए। इसका मतलब 3-4 दिन के बाद में एक शूटआउट होता था, एक आदमी मरता था ये शहर में। तो चारों तरफ से इतना खौफ उनका था कि सरकार ने भी ऐसे पॉलिसी ले ली कि अभी ये खत्म होना चाहिए। पुलिस पर भी प्रेशर था, काफी बहुत प्रेशर था जी। बड़े ऑफिसर की तबादले हुए थे जी। जब ये गैंगस्टर कंट्रोल में नहीं आया था जी। तो चारों तरफ से मीडिया भी बहुत एक्टिव थी, मीडिया ने भी बहुत प्रेशर डाला था, पॉलिटिशियन का भी बहुत प्रेशर था, जो अपोजिशन लीडर थे उनका भी बहुत प्रेशर था जी। तो प्रेशर तो बहुत था जी। और वो माहौल में 98 ये साल था, वो बहुत ही बुरा साल था जी मुंबई पुलिस के लिए। नहीं, ऐसा था कि नौजवानों में क्रेज था अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करने का, जैसे कि हर कोई उस वक्त दाऊद बनना चाहता था, हर कोई जो है छोटा राजन बनना चाहता था, हर कोई गौली गैंग में शामिल होना चाहता था, तो वो क्रेज था। तो उस दौरान जो है पुलिस का मोरल डाउन था और पुलिस को जो है यानी लोग जो है ठोला कहते थे, दूसरे नामों से पुकारा करते थे, पुलिस की कोई अहमियत नहीं थी। तो आप लोगों ने जिस तरीके से आपका ठाट रहा पुलिस डिपार्टमेंट में, जिस तरीके से आपका रहन सहन के ले लो, या फिल्म इंडस्ट्री में जो है आपका नाम था, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को भी अंडरवर्ल्ड ने अपने कब्जे में ले लिया था, उनको धमकी मिलती थी और फिल्म स्टार्स भी जो है सिक्योरिटी के लिए पुलिस के पास आने लगे थे बाद में। पहले तो वो अंडरवर्ल्ड से इतने खौफजदा थे कि वो आते नहीं थे पुलिस के पास, फिर आप लोगों ने उनको यकीन दिलाया। तो किस तरीके से पूरा मामला चला, ये जो अंडरवर्ल्ड का जो खौफ था कैसे आपने निकाला और नौजवानों को जो है इस जानिब लाने में कैसे मजबूर किया कि भाई ये अंडरवर्ल्ड जो है वो बुरी चीज है और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सही है। ये बात सही है जी कि हीरो वर्शिप होती थी तभी। दाऊद का फोटो आता था दुबई के स्टेडियम में बैठा है जी, इंपोर्टेड सिगरेट पी रहा है, गॉगल लगाया है, जो चाहिए वो कर सकता है। क्रिकेट में, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके पार्टी में जाते थे, वहां पे नाचते थे जी। और उनके जो फुट सोल्जर थे यहाँ पे बॉम्बे में, यंग लड़के थे,
गैंगस्टर से पैसा मिलता था, तब वो टाइम पे स्पोर्ट्स शूज पहनना वो भी एक प्रेस्टीज शो होता था, फैशन होती थी जी। तो जो गैंगस्टर के साथ में जो लड़के रहते थे, टी शर्ट, जीन्स, स्पोर्ट्स शूज और हाथ में मोबाइल और एक मोटरसाइकिल, ये सब गैंगस्टर उनको प्रोवाइड करता था जी। तो जैसे कि जो स्लम में रहने वाले लोअर मिडिल क्लास जो लड़के थे, बाकी के यूथ थे, उनको भी ऐसा लगता था कि हीरो यही लोग हैं जी। इनका बॉस बैठा है वहां पे, वो बड़ी बड़ी गहने पहन के, गॉगल पहन के, सब दोनों तीनों गैंगस्टर, सब गैंगस्टर वहां वैसे बैठे हैं, और यहाँ के लड़के भी बहुत फैशन करके यंग लड़के घूम रहे हैं। तो यही करियर है अपनी, गैंग ज्वाइन कर लो, मोटरसाइकिल मिलेगी, जीन्स मिलेगी, टी शर्ट मिलेगा, स्पोर्ट्स शूज मिलेगा। तो वहां पे एक मुंबई पुलिस ने भी सब ऑफिसर बैठ गए, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर दी कि हमारे कांस्टेबल को भी हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया कि ऑफिस में आना है, जो क्राइम ब्रांच के प्लेन क्लोथ में है, वो भी टी शर्ट पहन के आ सकते हैं, जीन्स पहन के आ सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन के आ सकते हैं। गवर्नमेंट से हमने सीपी साहब ने रिक्वेस्ट कर दी, 200-300 मोटरसाइकिल ले ली कि हर एक कांस्टेबल को मोटरसाइकिल होनी चाहिए। उनको फ्रीडम दे दिया कि आप भी गॉगल पहन सकते हैं, आप भी स्पोर्ट्स शूज पहन के ऑफिस में आ सकते हैं। उनको रिवॉर्ड का जो स्तर था वो हमने बढ़ा दिया बहुत। कुछ भी अच्छा काम करोगे, जहां पे 500 रुपया मिलता था वो हमने 5000 रुपया कर दिए। 10 टाइम्स रिवॉर्ड की मनी बढ़ा दी। जो वेपन सीज करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा पैसा रिवॉर्ड के तरीके से मिल गया। तो उनको भी हमने, हीरो तुम लोग हो, यहाँ पे अच्छे काम करते हो, तुम लोग हीरो हो, जो बैठे हैं बाहर वो हीरो नहीं है, गलत काम कर रहे वो हीरो नहीं है। लोगों की रक्षण करना, लोगों को सिक्योरिटी देना, लोगों को गैंगस्टर को कैच करना, ये तुम्हारा हीरोइक डीड है। पब्लिसिटी देते थे हमको देते थे, कांस्टेबल को भी हमने बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दे दी। प्रिंट मीडिया में, टीवी पे आते थे, अगर अच्छा काम किया तो कांस्टेबल का इंटरव्यू होता था, तो वो भी बोलते थे कि उनको भी अच्छा लगता था। तो ये पूरी एज अ पॉलिसी डिसीजन सब स्ट्रेटेजी चेंज कर दी हम। जिस तरह से अगर बात करें आप, तो अंडरवर्ल्ड जो है, मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है काफी खतरनाक हुआ करता था उस वक्त। और उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले जो थे तमाम गैंग एक थी, पठान गैंग से लेकर हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये तमाम गैंग जो एक थी। तो उसको टैकल करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल था। तो कैसे आपने काम किया पूरा? नहीं, उसमें क्या किया कि पहले तो उनको, जैसे वो ब्रेन वॉश करते हैं, हमने भी ब्रेन वॉश किया जी। इन क्या स्ट्रेटेजी रही आप? फोर्स को यही बताया कि तुम अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, तुम्हारी करियर अच्छा हो जाएगी, मेडल्स मिलेंगे, लोगों के सब पब्लिसिटी मिलेगी अच्छी, पेपर में नाम आता था। तो कांस्टेबल भी दिखाता था, उधर इधर फैमिली को दिखाता था, अपने गांव में दिखाता, देखो मेरा नाम आ गया। टीवी पे दिखता था तो फोन करके सब लोग देख, अरे भाई आज तुम टीवी पे दिख गए। तो उनको भी मोरल बढ़ गया। उसके बाद में हमने उसको ट्रेनिंग भी दे दी है, अच्छे एक्सपर्ट लाए, उनको मोटरसाइकिल कैसी चलानी बंबई के ट्रैफिक में, फायरिंग कैसी करनी है कि जिससे तुम्हारी गोली गैंगस्टर को लगनी चाहिए, कॉमन सिटीजन को नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए उनको हमने शूटिंग करनी, कैसे फायरिंग करना, कैसे एंट्री करना है, घर के अंदर एंट्री करना है, सबके लिए एक्सपर्ट लाके यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी। और उनको बार बार यही, उनको हर दिन उनको यही समझा गया कि ये काम करना है, ये प्रेस्टीज का काम है। तुम ये जो गलत काम कर रहे हैं गैंगस्टर, उनको हीरो मत समझो और खुद को हीरो समझो और उनके ऊपर काउंटर अटैक करो। सरकार को भी हमने कन्विंस कर दिया, सरकार ने भी पूरा हमें सपोर्ट कर दिया। तो ये करने में टाइम लग गया, 1-2 साल लग गए, बट आस्ते लोगों को, और जैसे अरेस्ट हो गई, वेपन सीजर हो गए, एमपीडीए के केस हो गए, इनकाउंटर्स हो गए, तो लोगों, जो यंग यूथ था, उनको भी आस्ते 3-4 साल के बाद में ना कि हम इनके साथ में रहेंगे, या तो पकड़े जाएंगे, हम जेल के अंदर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे नहीं, या तो गोली से मर जाएंगे। तो इनका साथ छोड़ देना चाहिए और पुलिस का साथ लेना चाहिए, वो जो पॉजिटिव है। तो हमने फैमिली के भी सपोर्ट किए, उनके बच्चे रहते थे, कोई भटक गए हैं,
यानी डी रेडिकलाइजेशन, उनको ये किया, उनको भी बहुत ब्रेन वॉश किया, उनको भी समझा दिया कि तुम गैंगस्टर को छोड़ दो, क्या चाहिए घर में, किसी को अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो हम कोशिश करते थे जी। किसी को नौकरी चाहिए तो हम बात करते थे वो लोगों से कि हम इसको पहचानते हैं, भले वो गैंगस्टर का भाई है लेकिन हम उसके लिए अच्छा जिम्मेदारी लेते थे कि ये गैंगस्टर का भाई है तो भी हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसको नौकरी दे दो। उनके घर में जाके माँ बाप को भी समझाया हमने, तुम्हें बच्चों को नौकरी चाहिए, हम नौकरी दे देंगे। ऐसे करके आस्ते 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 सपोर्ट हमने बढ़ा दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच और पुलिस पर कई एनकाउंटर के मामले में ये आरोप भी लगा, इल्जाम लगा कि फर्जी एनकाउंटर जो है किए जा रहे हैं और इस तरह से जो है इमेज खराब करने की कोशिश की गई। और कई एनकाउंटर्स में ये सवाल उठने लगे कि जो है पुलिस वाले किसी खास गैंग से जो है पैसा लेकर या सुपारी लेकर एनकाउंटर करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या है वो दरमियान 98 से लेके 2003-4 तक ऑलमोस्ट 300 के ऊपर एनकाउंटर हो गए। वो एनकाउंटर में कोई एलिगेशन है नहीं, कोई कोर्ट में मामला गया नहीं है 98 से लेके 2003 तक। उसके बाद में एक केस, फेमस केस है, बट अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ उसमें, बात मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमने क्या किया कि हमने बैलेंस रखा था कि जो बच्चे शूट आउट करेंगे, गोली मारेंगे, उनके अगेंस्ट एक्टिव एक्शन ले लेंगे। अगर आपने स्टैटिस्टिक स्टडी किया वो जमाने का, तो जो गैंग ने जितने मारे हैं और जो शूटर्स है उनके साथ में एनकाउंटर हुआ है, जो शूटर नहीं है उनके साथ में एनकाउंटर नहीं है। और पुलिस ने अगर पैसा लेके अगर एनकाउंटर करती थी तो गैंगस्टर को क्या, वो तो उनको वही चाहिए था, वो तो उसका एविडेंस कलेक्ट करके वो तो एलिगेशन करते थे हाईकोर्ट में या कोर्ट में कि हमको एनकाउंटर करके इसको मारा है। लेकिन एक भी केस में उनको तो मौका ही नहीं मिला कि एक जो पहले वाला था 97 का सदा मामा और जावेद फावड़ा का हाँ, उसके बाद में 300 एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन एक भी एनकाउंटर में एलिगेशन हुआ नहीं है। क्योंकि हमने वो एज अ ऑपरेशन करके, जब वो फायर करेगा, जो लड़का अपने हाथ में, जो गैंगस्टर अपने हाथ में गन लेगा, वो फायर करेगा, उनके अगेंस्ट ही हम ड्रास्टिक एक्शन, हमने भी कमांडो भी क्राइम ब्रांच में लिए थे, ऑफिसर को भी ट्रेनिंग दिया था, तो उसके अगेंस्ट ही हुआ है। तो गैंगस्टर को एज मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड में ऐसा है कि सदा मामा, जावेद फावड़ा के बाद में 98 से लेके 2003 में एक भी एनकाउंटर में एलिगेशन हुआ नहीं है या कोई एविडेंस मिला है कि ये फेक एनकाउंटर है। नहीं, जैसा कि ये कि ऐसा कोई एनकाउंटर आपको याद होगा जहां आपकी भी जान खतरे में पड़ी हो और फिर जो है पुलिस टीम जो है काफी मशहूर एनकाउंटर रहा हो जिसमें आपको याद हो कि मेरी भी जान उसमें खतरे में पड़ी हो? ऐसे कितने एनकाउंटर है जिसमें आपकी जान खतरे में आई हो या फिर आपको डर हुआ हो कि भाई अब तो ऐसा है कि वापस नहीं आऊंगा मैं? तो ऐसे क्या होता था जी कि 98 से पहले जैसे ये शुरू हुआ मामला, बम्बई सिटी में मामला शुरू हुआ सिख टेररिज्म जी, खालिस्तानी हो गया जी। उसके बाद में मनिया सुरवे हो गया, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स हो गया। देन ये दाऊद के जो लोगों ने यहाँ पे AK-56 लाई थी जी। तो जब तक हम 98 में पहुंच गए, हमने भी स्टडी किया था कि ये लोग क्या कर सकते हैं जी। ये लोग भी गोली मार सकते हैं, अगर मेरा कांस्टेबल, एक भी कांस्टेबल मर गया तो भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब हमने बहुत सोच के इतने ट्रेन किए खुद को जी। इतनी प्रैक्टिस किए कि कोई अगर कैंसर को पकड़ना है जी। तो कोई अकेला ऑफिसर जाएगा नहीं जी। कम से कम 10 लोग जाएंगे जी। कम से कम 10 लोग। ऑफिसर 3-4 हो गए जी। कांस्टेबल हो गए 5-6, और वो सब लोग ट्रेन और शार्प शूटर होंगे जी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, बुलेट प्रूफ शील्ड लेके जाएंगे जी। तो 98 के बाद में जो एनकाउंटर हुए वो इतने प्री प्लान थे, इतने वेल ऑपरेटेड थे कि हमें कोई ऐसा हुआ नहीं कि हमारे ऊपर गोली लग गई किसी को। जी जी। अच्छा, आप लोगों को जो टीप लगती थी जैसे कि ऑपरेशन ये गुंडा यहाँ आया है, तो वो कैसे लगते थे? क्योंकि उस वक्त जो है नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था क्योंकि उस वक्त जो है मोबाइल फोन भी कम ही थे, तो वो उनको सर्वेलेंस पर डालना और किस तरीके से यानी पूरी इनपुट लेते थे और कैसे यानी वहां पहुंच जाते थे फौरन? नहीं, क्या होता था कि ये जो इनकाउंटर या ऑपरेशन होता है वो एक दिन का मामला होता नहीं था। एक गैंगस्टर जो है जो टारगेट होता था, उसके बारे में
कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, कभी जाता है, अकेला कभी होता है, कभी बाहर निकलता है, कभी ये करता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम निकालते थे। ऐसा नहीं है कि आज की इंफॉर्मेशन मिल गई और कल हमने ऑपरेशन, ऐसा नहीं होता था। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में भी वो वेरीफाई होती थी, काउंटर वेरीफाई होती थी, और उसका जब उसका तब मोबाइल नहीं था ये नहीं, लेकिन कैमरे थे, कैमरे से फोटो आते थे कि साहब ये इधर है, ये है, वो। तो हर एक एनकाउंटर के पीछे कम से कम 6 महीने की मेहनत होती थी। अच्छा, 6 महीने तक आप मेहनत करते थे? तब मेहनत करते थे, और जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि अब हम उसको सरेंडर करके हम उनको पकड़ लेंगे, या यानी अगर वो गोली चलाता है, जवाबी कार्रवाई हम कर सकते हैं, तो ये हम करते थे। ऐसे खबर आ गई, मुंह उठा के चले गए 2 कांस्टेबल, ऐसे नहीं करते थे। पूरा उस वक्त तो बार भी उरूज पर था, यानी बार में भी बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो है वो लेते थे, पना लेते थे, रात में जो है वहाँ अपनी रात गुजारते थे। तो कैसा वहाँ पर कैसा वॉच रखते थे? वो भी बार में भी हम भी एनकरेज करते थे, हमारे खबरी को, हमारे कांस्टेबल को, हमारे ऑफिसर को हम एनकरेज करते हैं कि तुम भी जाके देखो क्या होता है, किधर है, कितने स्टेयरकेस है, कहाँ पे भागने की जगह है, कहाँ बैठने की जगह है, कौन आता है, कितना क्राउड रहता है, उसके फोटो निकालो, हमें भेज दो। हम स्टडी करते थे, और उसके बाद में ही हम ऑपरेशन लॉन्च करते थे पहले दिन। और तभी अगर दिख भी गया कोई तो भी इंस्ट्रक्शन ऐसी रहती थी कि तुम उसको हाथ नहीं डालोगे, तुम वापस आ जाओगे, बताओगे। जब हाथ डालने का है तो पूरी तरह से हाथ डालने का। जिस तरीके से आपके ताल्लुक से भी ये कहा जाता है कि आप भी काफ़ी शाहाना अंदाज में रहते थे, आपके शाहाना ठाट बाट थे उस वक्त, और आपके जो है इंटरनल भी काफ़ी यानी आपकी दुश्मनी होती थी, यानी कुछ इंटरनल लोग भी आपसे जेलसी करते थे, और एनकाउंटर के लोग जो है वो अपने नंबर बढ़ाने की अक्सर कोशिश करते थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कि मेरा नंबर बढ़ना चाहिए। तो उसको लेकर क्या रहता था? अक्सर मुकाबला होता था, यानी कि भाई मेरा एनकाउंटर बढ़ना चाहिए, ऐसा? नहीं, वो क्या था, अब बात समझा करो, वो वॉर लाइक सिचुएशन थी जी। जैसे वहां पे बॉर्डर पे अगर 100 आदमी मरते हैं तो बोलते वॉर छिड़ गया है। जी बिल्कुल है। अगर ये शहर में इतना छोटा मीन्स जोग्राफिकली छोटा सा शहर में है, अगर 100 आदमी मरते हैं, गोली चलती है, दिन दहाड़े गोली चलती है। दिवाली के दिन भी वो मुझे मालूम है 98 लक्ष्मी पूजन के दिन में 3 गोलियां चली थी, तीन जगह। यानी ऐसा ये था, माहौल था वॉर का। वॉर के माहौल में जो जैसे होता है कि सामने वाला जब अगर दुश्मन गोली चलाता है, तो अगर पुलिस ने अगर नहीं चलाया, पुलिस ने अगर एग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया, गैंगस्टर जैसे घूम रहे, गाड़ी में घूम रहे, तो हम थोड़ी बस से जाएंगे। तो हमने भी ये किया। गैंगस्टर मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, उससे भी अच्छी गाड़ी अपने पास चाहिए चेस करने के लिए। मोटरसाइकिल भी नई मोटरसाइकिल चाहिए, कांस्टेबल भी चाहिए, फिट चाहिए, वो ऑफिसर भी चाहिए, फिट चाहिए। ऐसा कोई लिथार्जी स्लो मूविंग ऑपरेशन ऑफिसर की जरूरत नहीं थी। तो आप जो शान ठाट बोलते हैं, वो शान ठाट वो अपने घर के लिए, शादी के लिए नहीं बनाया था, वो गैंगस्टर को फाइट करने के लिए शान बढ़ाई थी। फिट रहना, कंपलसरी जिम में, हमारा इंस्ट्रक्शन था कंपलसरी जिम में जाना ही चाहिए ऑफिसर। जीन्स पहने तो ऐसी जीन्स पहनी चाहिए कि वो जोर से भागना चाहिए, शूज ऐसे चाहिए, भागने के लिए चाहिए, वेपन ऐसे चाहिए कि वेपन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसे नहीं वेपन अटक गया लास्ट मिनट में। तो ये शानो शौकत ठाट थी, वो एक वॉर का एंटी स्ट्रेटेजी थी, जंग की एंटी जंग थी। आप ऐसे बोलेंगे कि एक एनिमी कंट्री के जवान घूम रहे AK-56 लेके, और भारतीय जवान सेसला लेके घूमने चाहिए, ऐसे नहीं है ना। वो अगर AK-56 अगर करते हैं, यूज करते, तो हमें तो उससे ऊपर की वेपन चाहिए। उनके जवान और जोर से घूम रहे, तो हमारे जवान उससे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। तो यही ये वॉर का एक स्ट्रैटेजी था। इसीलिए सब लोग ऐसे दिखते थे कि क्राइम ब्रांच वाले घूम रहे हैं। और हो गया कैसा कि मोटिवेट होके बाद में लोग क्राइम ब्रांच में ऐसे होने चाहिए, मैं ज्यादा करूं काम, क्योंकि रिवॉर्ड्स और पब्लिसिटी इतनी होती थी कि हर एक ऑफिसर चाहता था कि मैं भी फेमस हो जाऊं। आप तो फिल्मी दुनिया में भी काफी मशहूर थे, आपको लोग आपके नाम से जाना करते थे, जैसे बड़े बड़े स्टार जो है आपसे मिलने आया करते थे, इस तरह की भी चीजें सामने आई थी? नहीं, क्या हुआ था, तभी ऐसा था कि गैंगस्टर्स ने ये रियलाइज किया था कि फिल्म में पैसा भी हम कमा सकते हैं। उसमें ऐसा था, किसी को थ्रेट देके उसकी डेट्स लेना,
ये मेन होता है। डेट्स मिलती है किसी की फिल्म स्टार की तो फिल्म सक्सेस हो जाती है, पैसा वापस आता है। तो इसीलिए कि वो फिल्म स्टार को थ्रेट देते थे, तुम ये करो, मेरे फिल्म में काम करो, उधर करोगे तो तुमको मैं गोली से उड़ा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो हमने भी उनको कहा कि आप डरो मत, यू आर टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। फिल्म स्टार जो है ना, आप आपकी मर्जी से जियो, उसके लिए जो चाहिए, जितना प्रोटेक्शन चाहिए आपको, 1 कांस्टेबल चाहिए, 2 कांस्टेबल चाहिए, 10 कांस्टेबल चाहिए, पूरा हम उनको प्रोटेक्शन देते थे। और तो उनको भी वो हमारे पास क्यों आते थे, शेयर करने के लिए आते थे कि किसका थ्रेट आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, उसके लिए आते थे। जैसे कि ये भी सुना गया है कि आप जो है अपने इन्फॉर्मर को जो है अपनी इन्फॉर्म देने के लिए भी कुछ रिवॉर्ड देते थे या पैसे देते थे, क्योंकि अक्सर मैं देखने में आया है कि आप जो है, आपको भी खतरा था उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जान से नहीं डरते थे, अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी जो है इन्फॉर्मर को जो है टिप देने के लिए पैसा देते थे। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। ऐसा है ही, इन्फॉर्मेंट जिसकी जो इन्फॉर्मेंट की जो डिमांड होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। किसी को नौकरी चाहिए होती है, किसी को भाई को नौकरी चाहिए होती है, किसी को कुछ स्कूल की एडमिशन चाहिए होती है, तो उसकी जो, किसी को पैसा चाहिए होता है, तो उसकी जो डिमांड होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो हम दे देते थे उनको, और उसकी इंफॉर्मेशन वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता था। तो जो जैसे इंफॉर्मेशन, क्योंकि नहीं तो क्या है, गैंगस्टर देता है उनको, चलो तुमको मैं पैसा दे देता हूँ, गैंग में शामिल हो जाओ। तो उसको काउंटर करने के लिए हम भी उनको जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल कर देते थे, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। गैंगस्टर अरेस्ट होने चाहिए, माफिया खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से बात की जाए कि आप पर जो है हमला करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्टर के बेस में एक सलीम स्टडी बोल के था, मशहूर था, तो उसको कन्विक्शन भी आया था आपके केस में, चार्जशीट में भी हमने पढ़ा था। तो उसने ये कहा था कि आप जहां बैठते हो वहां बम लगा के उड़ा दो। छोटा शकील से राब्ता करता था वो, इसीलिए उसका नाम जो है सलीम स्टडी पड़ा था, वहीं से यानी प्रेस रूम से बैठ के बात करता था। तो उस पर क्या था, यानी क्या वो आपसे मुलाकात करता रहता था या फिर किस तरीके से था? जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रहते तो करता ही था जी, तो तो नॉर्मल, हमने तो उसको नॉर्मल प्रेस रिपोर्टर जैसे तय किया था। लेकिन देखो बात ऐसी है, किसी दूसरे प्रेस रिपोर्टर ने आके हमको बताया कि सर ये आपके सामने बैठ के ये छोटा शकील से बात करता है। अच्छा, यहाँ से सब उसको ऑन रखता है, मोबाइल ऑन रखता है और छोटा शकील सुनता है, इसीलिए उसका नाम स्टडी पड़ गया। हाँ, और या स्टडी बूथ पे जाके वो स्टडी करके छोटा शकील को खबर देता है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता, हमारे दोस्त रिपोर्टर ने हमको आके सब बताया कि ये भाई साहब ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद में उसका फोन हमने टैपिंग पे रखा, सब बातें सुनी, हो जो सब चार्जशीट में है जी। और वो क्या होता है, किसी ना किसी ने तो रिस्क तो लेना ही चाहिए जी। किसी जब छोटा शकील बैठा है, वो मार रहा है, उसको काउंटर करने के लिए किसी ऑफिसर ने अपनी जान की रिस्क लेनी ही चाहिए। तो मैंने ले ली उसमें। जैसे आप बोलेंगे कि जवान सरहद पे जाते हैं, एक दिन कोई ना कोई गोली से मर ही जाएगा जवान, तो इसलिए रिस्क तो किसी ना किसी ने तो लेनी चाहिए। तो ठीक है, मैं राइट टाइम पे राइट समय में था। मुझे ऐसा लगा एज ए यंग ऑफिसर कि मैं रिस्क ले लूं, चलो देखा जाएगा, मैं करता हूं इनके अगेंस्ट, इनकी दुश्मनी लेता हूं, अगर मार दिया तो देखा जाएगा। जब आदमी यंग रहता है तो ज्यादा सोचता नहीं है। जी बिल्कुल। वो भी, मैं भी आया कि देखता हूं मैं भी वो क्या करते हैं। तो बम लगाना तो हमने वो बाद में ज्यादा ये किया, सिक्योरिटी बढ़ा दी, ये किया वो किया, सब हमने किया, बट उन्होंने ट्राई किया नहीं। जिस तरीके से बात ये की जाती है कि आप पर जो है अंडरवर्ल्ड के साथ में साजबाज रखने और डी कंपनी के साथ ताल्लुकात रखने का इल्जाम भी आप पर है। छोटा राजन जब अरेस्ट हुआ उस वक्त उसने कुछ ऑफिसर्स के नाम दिए थे तिहाड़ जेल में। उसने कहा था कि मुंबई की जेल में मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तिहाड़ जेल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के अफसरान जो है डी कंपनी के हैं और मुझे जो है वो जेल में भी खतरा हो सकता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि एलिगेशन तो कोई भी कर सकता है। जब एक्शन होती है, जब वॉर होता है, वॉर आपने देखा है दुनिया में, सब जब वॉर हो, वॉर के बाद में जो वॉर के जो जनरल रहते हैं या कोई लड़ने वाले होते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन हो जाता है जी। मेरा इतना ही कहना है कि आप स्टैटिस्टिक निकालो, दाऊद गैंग ने जितने शूट आउट किए हैं उतने उनके इनकाउंटर हुए हैं लड़के, जो इनकाउंटर हुए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, वो शूट आउट में है। राजन के जो लड़के हैं जो शूट आउट किए, जो दूसरे के ऊपर हमला किए, वही अरेस्ट हुए।
तो हमने किसी, और अगर ऐसा है तो हम एक और स्टैटिस्टिक देखें तो हमने आपको दिखेगा कि इसने 100 लोग मारे हैं इसलिए 100 लोग मरे हैं, इसने 100 लोग मारे हैं इसलिए 100 लोग मरे हैं। ये दिस इज इट ऑन पेपर। और अगर ऐसा होता कि अगर हम गैंगस्टर के साथ में जुड़े होते, अगर पैसा लेके इनकाउंटर, तो ज्यादा दिन टिकने वाली बात नहीं है। ये ऐसे 5 साल ये नहीं चलता था, ये सिलसिला 5 साल नहीं चलता था। वो तो क्या है, किसी को हमारे ऑफिस से ट्रैप भी कर सकते थे कि दे दो साहब को, दे दो 5 लाख रुपए, जाके सब रिकॉर्ड करो और ये कर। ऐसा हुआ नहीं है। वो तो मुंह से बोलते ऐसे है, लेकिन उनके पास एक भी एविडेंस नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है इससे। और सारी दुनिया बंबई के सिटीजन जानते तब माहौल क्या था, और 2003 के बाद में माहौल क्या हुआ ये कॉमन सिटीजन भी जानता है। और आप भी रिपोर्टर है, तब के रिपोर्टर तो इतने मशहूर रिपोर्टर थे जो, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, वो हर एक को जाना पड़ता, स्पॉट पे जाना पड़ता था या नीचे प्रेस रूम में आना पड़ता था। और मैं बात नहीं, सब टाइम्स, एक्सप्रेस और बाकी सब के जो पेपर रिपोर्टर और बड़े बड़े चैनल के सब रिपोर्टर आके हर दिन हमारी एग्जामिनेशन होती थी, हर दिन काउंटर क्वेश्चन पूछते थे। ईच एंड एवरी एनकाउंटर का आप बोलते हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्टर से होता था और गैंगस्टर के जो वकील होते थे उनसे हो जाता था। और होके भी कुछ नहीं। और टू बी वेरी फ्रैंक, रिपोर्टर है, उसका काम कर, अगर गलती मिल जाती थी वो छोड़ता था क्या हमें? वो बिल्कुल नहीं छोड़ता था। और उसका काम प्रोफेशन है, वो तो प्रोफेशन है, वो करते थे। लेकिन एक भी रिपोर्टर को आप जाके पूछो 98 से लेके 2003 तक जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें फर्जी थे, ऐसा आपको कहाँ मिला है क्या? उसका आंसर तो नहीं, तो अभी तक तो हो जाता था, कोई भी केस हो जाती थी या रिपोर्टिंग हो जाता था, तो ऐसा हुआ नहीं है, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। प्रदीप सावंत जी, आप पर कई नशेब फराज आए, आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव है, तेलगी स्कैम से लेकर दूसरे मामला आए, फिर फर्जी एनकाउंटर के इल्जामात, फिर आपके डिपार्टमेंट आपके कभी खिलाफ हो गए थे। तो ऐसे हालात में भी प्रदीप सावंत टूटा क्यों नहीं? क्या वजह, इसके पीछे क्या वजह रही कि प्रदीप सावंत जो है वो टूटता ही नहीं था? क्या मामला? इसका एक ही बेसिक है, मेरा कॉन्शियस क्लियर था, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और दूसरा ऐसा है कि आपको भगवान को भी एक दिन जवाब देना है, दैट इज नंबर 1। कॉन्शियस, आप एज ए इंसान कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। और दूसरा सिंपल रूल है, आप किसी से पैसा मत लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये मैं जब प्रोबेशनर था तो मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया था कि प्रदीप, अगर तुम पैसा नहीं लोगे किसी तो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं। क्या लोग तो एलिगेशन करते रहेंगे, लेकिन अगर पैसा ले लिया तो आदमी अटक जाता है। जिस तरीके से आप बात करें कि अंडरवर्ल्ड के जो लोगों से आप इंट्रोगेशन करते थे, उसकी तफ्तीश करते थे, उस वक्त आपका तरीका बिल्कुल अलग होता था। आप उनकी लैंग्वेज में बात करते थे, बहुत सी आपने लैंग्वेज भी सीखी थी, जैसे कि कंटरले किंटीदर घंटाया था, कब कंटा भी गया था, ऐसा इस तरह की भी बात आप करते थे। तो क्या था पूरा, यानी क्या? उसके लिए 2 चीज होनी चाहिए। एक तो आप पैदाइशी जानने वाले होने चाहिए। ये शहर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं भी पैदा हुआ ये शहर में, कॉलेज में था, मुंबई बॉय है, बहुत घुमा हूं मैं, बस से लेके, ट्रेन से लेके, झोपड़पट्टी में हमारे दोस्त थे तभी। तो वो एक बैकग्राउंड होना चाहिए। और दूसरा, तुम्हें स्टडी करना चाहिए कि सामने वाला जो बैठा है उसकी गैंग क्या है, वो कौन है, क्या है, ये पूरा स्टडी करके ही इंट्रोगेशन में बैठना चाहिए। ऐसे जाके आज पकड़ के लाया, चलो शुरू कर, क्या रे साला चोरी किया क्या रे साला शूटआउट किया क्या, इससे नहीं होता है। तुम्हारी बैकग्राउंड, कहाँ शूटआउट किया, कहाँ का लड़का है, क्या है, वो तुम्हारी बैकग्राउंड से तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर वो बोलता है सर मैं चिंचपोकड़ी गया और तुम्हें चिंचपोकड़ी कहाँ है मालूम नहीं है, और कांदिवली कहाँ मालूम नहीं है, मुलुंड कहाँ मालूम नहीं है, तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे उससे? वो तो, क्योंकि वो जो क्रिमिनल है वो तो घूमेगा नीचे, वो जो नीचे आपको लैंग्वेज भी आती थी उन लोगों की, जिस तरीके से, यानी लैंग्वेज में बात करते थे जिस तरीके से, वो क्या है, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेके, ज्यादा मैंने इंट्रोगेशन में इंटरेस्ट लेता। एक दिन का भी, वो एक दिन की ये भी रिजल्ट नहीं है। जब मैं नया था तो मैं बहुत सुना, लोगों से बहुत बातें की और एक्सपर्ट बन गया।
जिस तरीके से बात करें कि आप जो है एटीएस में भी थे 2009 में, जिस तरीके से बात करें आपने जो है साकिब नाचन जो आईएसआईएस का अमीर था यहाँ भिवंडी में, अभी पकड़ा गया, उसको दोबारा एनआईए ने पकड़ा, तो उससे भी आपने इंट्रोगेशन की थी। उस वक्त क्या था, यानी पूरा क्या मामला है कि वो जो है यानी जेल से आने के बाद भी जो है नहीं वो तो साकिब के और मेरे बीच में की बात है जी। नहीं यानी इंट्रोगेशन की थी ना आपने उससे भी। साकिब बहुत ही, क्योंकि तब वो कनिष्का के 10 साल सीबीआई की जेल में सजा के आया था जी, सजा काट के आया था जी। हमारे 2003 में उसने ब्लास्ट किए थे जब रहा था। हाँ जी। तो साकिब किसी को कुछ नहीं करता था, लेकिन वो मेरे और साकिब के बीच में ही है बात जी कि मैंने उससे बात की और उसने बोला साहब आपको जो चाहिए वो मैं देता हूँ जी। तो वो तो हाँ। हम दोनों के बीच में की बात है, मैं नहीं बता सकता। नहीं, क्या नहीं, जिस तरीके से यानी अंडरवर्ल्ड को आपने साफ कर दिया, टेररिज्म पर आपका अच्छा नॉलेज रहा, जिस तरीके से आपने एटीएस में काम किया, कई केसेस जंगली महाराज रोड भी केस आपने किया, तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोगेशन किया। तो जंगली महाराज को भी अच्छे अभी फिलवक्त जो है वो ट्रायल पर है, तो उसमें भी आपको कैसा, यानी उस वक्त इंक्वायरी करते वक्त क्या क्या क्लूज मिले थे और कैसा पूरा मामला हुआ था? शेयर वो हार्डवर्क है जी, बहुत स्टडी करना पड़ता है और बेसिकली तुम्हारा जो खुद का बैकग्राउंड है एज अ चाइल्ड, यंग मैन जी या यंग ऑफिसर जी, ये सब चीजों का तुम्हारा जो वो सब चीजों साथ में लेके ही तुम इंट्रोगेट कर सकते हो। जिस तरीके से आज जो है नौजवान बुराई की तरफ जा रहा है, जैसे कि आईएसआईएस जो है वो नौजवानों को वरगलाती है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों को वरगलाती है, तो ऐसे में नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसे यानी वो सही रास्ते पर आए? क्या होना चाहिए, स्कूल के जो ईयर्स है ना वो बहुत फॉर्मेटिव होते हैं, तब आपकी मेंटालिटी बन जाती है ये सही या गलत जी। तो ये जो नौजवानों को उनकी जो 8th स्टैंडर्ड के बाद में ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में, टेररिज्म ये सब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिक बताना चाहिए उनको, और रिलीजन ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, रिलीजन्स कि रिलीजन क्या है, हमारा रिलीजन क्या कहता है ये, क्योंकि जो जिसके घर में बुक जिसने पढ़ा या जिसकी पढ़ाई है उसको मालूम पड़ता है। बाकी अगर तुम किसी भी यंग लड़के को फुर्ती रहती है, हार्मोन्स बहुत ये होती है, कोई अच्छा पुलिस वाला बन जाता है, कोई अच्छा टेररिस्ट बन जाता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए कि टेररिज्म तो हर तरह के टेररिज्म होते हैं, सिर्फ उसको एक नजरिए से देखना या एक ऐनक से देखना कि मुसलमान ही जो है वो टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी गलत होता है। तो ऐसे में आपको क्या महसूस होता है? वही मैंने बोला ना कि उनके स्कूल के डेज में इनको नॉलेज देना चाहिए जी, जो भी आपका रिलीजन का भी नॉलेज स्कूल में ही देना चाहिए जी, कि मेरा रिलीजन क्या कहता, क्या सही है क्या गलत है जी। और उनको ओरिजिनल बुक्स, अगर हिंदू है तो गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए, बच्चा अगर मुस्लिम है तो कुरान पढ़नी चाहिए उसमें, यानी उसको समझ में आना चाहिए कि कुरान में क्या होगा तो बाइबल पढ़नी चाहिए जी। कि उसको ये चाहिए कि ये बोलता है, ये कोई आदमी बोलता है इसलिए मेरा धर्म ऐसा है, उसके ऊपर बिलीव नहीं होना चाहिए। यानी आपने ये टेररिज्म के मामले में तमाम चीजों को देख किया, तो ये जो मजहबी मामलात में नौजवान मिसगाइड हो जाते हैं, किसी कहने पर रेडिकलाइज हो जाते हैं ऐसा, क्योंकि अगर कोई एक फलाना कोई एक धर्म का एक आदमी बोलता है कि हमारा अपना धर्म ऐसे बोलता है ऐसे करो जी, और वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उस वजह से वो उस तरफ चले जाते हैं। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौजवान पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप पर एक बहुत संगीन मामला था ख्वाजा यूनुस वाले मसले में, क्योंकि बाद में तो आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन ख्वाजा यूनुस के मामले में अगर बताएं तो ख्वाजा यूनुस के मामले में आप पर इल्जाम लगा था कि क्या है कि ख्वाजा यूनुस का जो है एनकाउंटर में आपका भी नाम आया था, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से चीजें जो थी, सचिन वाजे और दूसरे लोग तो अभी जेल में है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो केस क्या है, वो केस कोर्ट में बहुत जोर से चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। जो केस कोर्ट में है ना उसके बारे में नहीं, उससे तो आपका नाम ड्रॉप कर दिया गया बराबर है, लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए ना कि कोर्ट जो केस दोनों साइड के ऊपर अन्याय हो जाएगा, अगर कुछ भी मैंने कुछ बोला तो अन्याय हो जाएगा। तो जो केस कोर्ट में है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बड़े बड़े एडवोकेट उसको लड़ रहे हैं तो कोर्ट में बोलेंगे, जज साहब दे देंगे, उनको क्या लगता है। आपके डिपार्टमेंट में जो है आपकी काफी अच्छी छवि रही है, बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े थे, वो आपको जो है सरफरोश फिल्म आई थी एक आमिर खान की, उसमें जो है राठौड़ जो है आईपीएस ऑफिसर्स का किरदार था, तो राठौड़ भी कहते थे, तो
क्या क्यों ऐसा, यानी लोग कहते थे आपको, क्या यानी ऐसा क्या था आपका इंट्रोगेशन का तरीका लेकर ये कुछ? वही ना, उस टाइम पे माहौल ऐसा था जी, वो था वॉर लाइक सिचुएशन जी। गैंगस्टर लोगों ने सोफिस्टिकेटेड गन लाके यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन कर दी थी कि लोग बोलते थे क्या आते हैं गोली मारते हैं आदमी मर जाता है जी, जी। पुलिस कुछ नहीं करती है जी। और पुलिस आती है मरने के बाद में पोस्टमार्टम करने के लिए। तो आस्ते आस्ते क्या था, हमने वही इंटरेस्ट लेके प्रोएक्टिव क्राइम ब्रांच बनाई। प्रोएक्टिव मीन्स हम भी एक्टिव हो जाएंगे, हम इंफॉर्मेशन निकालने कौन किसको मारने को जा रहा है, मारने से पहले उसको पकड़ेंगे जी। तो हो गया कैसे कि उनको सपोर्ट मिलने से, क्योंकि इसमें मेरे सीनियर ऑफिसर और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है जी। हम प्रोएक्टिव हो गए और सामने का फेस मैं था जी, लोगों से बात करने का, ऑफिसर से बात करने का फेस मैं था, पीछे हमारे बॉस थे जी। तो लोगों को क्या होता है कि ये भी करने में भी, देखो वॉर में दो कंट्री होती है, दोनों के जो सोल्जर होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। तो मैंने भी मोटिवेटेड बना के, तो लोगों को पसंद आ गया, ऑफिसर को पसंद आ गया मेरा तरीका, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो टाइम की बात है, तब वो जरूरत थी इसलिए किया जी। ये थे प्रदीप सावंत जी जो बता रहे थे किस तरीके से मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है वो चलता था उस वक्त, और फिर जो है मुंबई पुलिस ने जो है, क्राइम ब्रांच ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो है कदगन लगाते हुए अब जो है मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।